मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप निवेश करते हैं या बैंक अकाउंट खोलते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे हो गया, एफडी खोलना हो गया, बीमा पॉलिसी लेते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट पॉलिसी भरते हैं तो उसमें शायद एक पन्ना आपके नजर में जरूर आता होगा। आप में से कई लोग उसको भरते भी होंगे, कई लोग सोचते होंगे चलिए बाद में भर दिया जाए, और कई लोग भरते ही नहीं है। और वो जो एक पन्ना होता है वो आपके आने वाले निवेश के जो पूरा जो ढांचा है या फिर वो निवेश आगे किसको जाएगा उसको तय करता है। हम बात कर रहे हैं नॉमिनेशन पेपर की। अब किसी निवेश में नॉमिनी जरूरी क्यों होता है, इसकी आज हम अहमियत पर बातचीत करने वाले हैं। खासतौर पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम क्या है ये समझना चाहते हैं। कई लोगों के सवाल हमारे पास आए थे कि म्यूचुअल फंड होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको क्लेम करने की प्रक्रिया कैसे है, नॉमिनेशन ही नहीं किया, नॉमिनी नहीं है तो क्या किया जाए। ये तमाम सवाल है जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ विकास पुरी हैं, हेड है वेस्ट जोन के कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। विकास, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे नॉमिनी बनाना क्यों है जरूरी, कहां कहां नॉमिनी बनाना है जरूरी, नॉमिनी म्यूचुअल फंड यूनिट कैसे क्लेम कर सकते हैं, यह भी समझेंगे नॉमिनी नहीं या नॉमिनेशन नहीं किया तो क्या है क्लेम की प्रक्रिया। विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। हमने कुछ समय पहले मनी गुरु में वसीयत पर भी एक शो किया था और उसमें भी कई लोगों के रिस्पांस हमारे पास आए कि वसीयत या विल प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है। और एक बहुत ही हमारे पूरे निवेश की इस जर्नी में नॉमिनेशन या नॉमिनी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो शायद हम काफ़ी हद तक नज़रअंदाज भी कर देते हैं या फिर टाल देते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में आपसे मैं जानना समझना चाहती हूँ कि नॉमिनी होता कौन है। जब हम वो एक पेज भरते हैं नॉमिनेशन फॉर्म का, तो वो नॉमिनी कौन होना चाहिए और वो नॉमिनी होता क्या है। थैंक यू स्वाति। तो एक बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि नॉमिनी या नामांकन करना किसी भी इन्वेस्टमेंट में। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जो कोविड आया और स्पेशली कोविड-2 की जो वेव आई, उसमें हम लोगों ने आसपास अपने दोस्तों में अगर आप देखेंगे या जो कलीग्स हमारे साथ काम करते थे, हमने बहुत अहम लोगों को खोया इस कोविड की वेव में। और लोगों के कहीं न कहीं ये एक उनकी विचारधारा बदल के रख दी कि ये कोई उम्र से लेना-देना नहीं है। ये बहुत जवान व्यक्तियों के साथ भी हो गया कि हमारे सामने देखते हुए बहुत जवान लोग चले गए इस कोविड की वेव में। और अचानक से ये जो मृत्यु हुई, उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि जो भी उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस में या होम लोन लिए थे, बिकॉज़ ये एक बहुत कॉमन क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स के थ्रू भी आ रही है कि अचानक से मृत्यु हुई लोगों की और उनको ये मालूम ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हुई हैं, कितनी हुई हैं और उसको किस तरीके से डील किया जाए। बिकॉज़ परिवार को एक मेंटल ट्रॉमा के साथ-साथ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच भी आ जाता है किसी के जाने के साथ, स्पेशली एक अर्निंग मेंबर के जाने के साथ। सो क्या हुआ कि नामांकन हो गया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स डिपॉजिट किया या इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस में तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनका नाम डाला जाता है, बट म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि बहुत केसेस में पहले निवेशक क्या करते थे कि फॉर्म भर देते थे, चेक दे दिया, इन्वेस्टमेंट लग गई, लेकिन उसके बाद में नॉमिनी का नाम अच्छा बाद में देख लेंगे, बाद में कभी दे देंगे, और वो रह गया, चूक हो गई। मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट होल्डर है, यदि उसकी अचानक से मृत्यु हो गई तो वो जो पैसा है पहले तो उसको खोजना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। जब वो मिल जाए तो जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं या परिवार है, उनको वो कैसे मिलेगा और वो किसको मिलेगा? बिकॉज़ अगर नॉमिनी का नाम लिखा होगा तो उस व्यक्ति का एटलीस्ट ये क्लियर है कि उस व्यक्ति को ये पैसा जाएगा। हालाँकि थोड़ा-सा टेक्निकल अगर हम जाएँगे तो नॉमिनी और लीगल हेयर में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, लेकिन यदि नॉमिनी और लीगल हेयर सेम है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी पत्नी नॉमिनी है और लीगल हेयर में भी पत्नी उसका सबसे ऊपर पत्नी का ही नाम आता है, तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो पैसा स्ट्रेट अवे पत्नी को जा सकता है और वो उसको पैसे का उपयोग कर सकती हैं। सो नॉमिनेशन हो गया कि इन्वेस्टमेंट करने वाला ये आपने ये एक डिक्लेरेशन देके जाता है कि यदि कुछ उसको हो जाए तो ये पैसा किसको मिले या ये किसकी कस्टडी में पैसा जाए। ओके।
बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया। मौजूदा स्थिति के इस उदाहरण से हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें बिल्कुल भी असहज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने निवेश में अभी नॉमिनी क्यों बनाएं या नॉमिनी बनाने की ज़रूरत क्या है, कल देख लिया जाएगा। ये तो हमें इस स्थिति से मालूम चल गया कि कल किसी ने देखा नहीं है। इसलिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो एक तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो भी निवेश करें, बैंक अकाउंट खोलें, म्यूचुअल फंड में निवेश है, इंश्योरेंस में तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। किसी भी तरीका का जहां पर पैसे का आपका लेन देन या मामला होता है उसमें आपको नॉमिनी बनाना चाहिए, जो कल आपके पैसे, आपका जो भी संपत्ति है उसकी देखरेख का रखवाला होगा या होगी। अब आपने जैसे बताया कि जो नॉमिनी और कानूनी वारिस, उसमें एक बहुत ही थिन लाइन मानी जाती है। नॉमिनी का जो है वो आपका लीगल हेयर भी हो सकता है, जिसका नाम शायद आपने संपत्ति में लिखा हो, या फिर नॉमिनी कोई और भी हो सकता है। थोड़े रिलेशंस या थोड़े ऐसे लोगों के संबंध के बारे में मैं समझना चाहती हूँ जिनको नॉमिनी कोई बना सकता है, विकास। सो नॉमिनेशन में अगर आप नेचुरल उसमें देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है और यदि वो मैरिड है तो पत्नी, उनका सबसे नेचुरल एक वो नाम आ जाता है कि उनकी पत्नी का नाम होना चाहिए नॉमिनेशन में। अभी हम विल की या लीगल हेयर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं। कुछ निवेशक होते हैं जैसे पति और पत्नी दोनों जॉइंट होल्डिंग है, इधर और सर्वाइवर ऑप्शन, और बच्चों को नॉमिनी बना देते हैं जो माइनर है, बट उसमें फिर एक गार्जियन का नाम देना पड़ता है। गार्जियन कुड बी लाइक बच्चों के जो मतलब इमीडिएट अंकल, चाचा हो गए या दादा हो गए या दादी हो गए, तो वो वैसा करके। जो आइडियल तरीका होता है निवेश करने का वो जॉइंट होल्डिंग में होना चाहिए विद ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन, विच मींस कि हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड। अगर कोई अनमैरिड है तो उस समय अभी उनकी शादी नहीं हुई है तो मे बी वो इन्वेस्टमेंट करते हुए खुद फर्स्ट होल्डर बन जाए, फादर को या मदर को सेकंड होल्डर बना दें और नॉमिनेशन उनमें से किसी एक को कर दें, ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन में। सो क्लोज रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में नॉमिनी होना चाहिए और वही आपका लीगल हेयर भी होते हैं। बिकॉज ऐसा सी समटाइम्स कैसा होता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं है और बच्चे माइनर हैं, तो वो शायद अपने छोटे ब्रदर को या बड़े ब्रदर को या अपनी सिस्टर को वो नॉमिनी बना दें कि जब ये बच्चे बड़े हो जाए तो ये संपत्ति उनको मिले। तो इसलिए जो नॉमिनी है वो उस समय उसका एसेट का ओनर नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ कस्टोडियन है, बिकॉज उनको वो इवेंचुअली वो पैसा जो है वो उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो विल होती है वो नॉमिनेशन को सुपरसीड कर जाती है यदि वो अलग अलग है। यदि वो सेम है तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर कोई उसमें डाउट नहीं है, तो स्ट्रेट अवे नॉमिनी पैसा उसको लेके उसका यूज कर सकता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि बिल्कुल ब्लड रिलेशन में रहे तो सही है, जैसे आपके पति या पत्नी हो गए, आपके बच्चे हैं, कई लोग माता पिता का नाम भी लिखते हैं अपने नॉमिनेशन में, परिवार का कोई और करीबी सदस्य, या कई लोग दोस्तों का नाम भी, नज़दीक जिनसे फ्रेंडशिप होती है उनका भी नाम नॉमिनेशन में लिखते हैं। कोई भी हो, लेकिन आपका भरोसेमंद इंसान वो होना चाहिए जिस पर आपको यकीन है कि आपके बाद आपकी संपत्ति या आपके पैसे को अच्छे ढंग से वो संभाल सकते हैं, या जिन तक पहुंचाना है, जिन पर वसीयत का नाम आपने लिखा है, अगर वो नाबालिग है तो उन तक को सही ढंग से पहुंचा पाए। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आई, और विकास आपके पास काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे इसके कि कई ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कोई और निवेश हो गया, बैंक अकाउंट में भी काफ़ी हद तक एफडी या म्यूचुअल फंड की, क्योंकि हम ज़्यादा आज बात करेंगे, नॉमिनेशन ही नहीं किया या नॉमिनी का नाम ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? अगर जो यूनिट होल्डर है वो नहीं रहते हैं, एक लंबा चौड़ा एक कोई लीगल प्रोसेस अपनाना पड़ता होगा। जी जी, ये जो पर्टिकुलर केस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वैसा हो गया कि सिंगल होल्डर है। सो सिंगल होल्डर था, उन्होंने आगे किसी को नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, या अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड वाइफ जॉइंट होल्डिंग में थे, अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और दोनों की मृत्यु हो गई और नॉमिनेशन नहीं है। वो केस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बाकी फैमिली मेंबर्स को उस पैसे का क्लेम करने के लिए, बिकॉज उसमें एक T3 फॉर्म होता है, वो जिसको हम सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स उसके नाम पे होता है जो लीगल हियर है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिनको ये क्लेम करना है उनको फिर बहुत सारा लीगल प्रोसेस से निकलना पड़ता है। जैसे उनके पास में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ता है, जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें आपको लीगल एडवाइस देनी पड़ती है, फिर उसमें
काफी सारा एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है कि आप प्रूव करें कि आप ही उनके लीगल हेयर्स हैं। उसके बाद में या फिर उसके बदले में प्रोबेट ऑफ विल होती है। अब यदि किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया तो बहुत चांसेस है कि उन्होंने विल तो की ही नहीं होगी, बिकॉज विल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विल सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं हमारे एटलीस्ट इंडियन सेटअप में। अगर आप देखेंगे तो लोग विल बहुत कम लिखते हैं, बल्कि अब जो न्यू एज जनरेशन है वो थोड़ा सा उसको जागरूक हो रही है और विल लिखने लग गई है। बट मेरा कहने का मतलब ये कि अगर किसी सिंगल होल्डर की मृत्यु होती है और नॉमिनी है ही नहीं, तो नॉमिनी को पहले अपना क्लेम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसमें वो प्रूव कर पाए कि हाँ मैं इनके रिलेशन में था। दूसरा, उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, हम आपसे समझेंगे। उसके बाद एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल क्लेम प्रोसेस, हाँ क्लेम प्रोसेस मैं आपसे थोड़ी देर में समझती हूँ, क्योंकि कौन से फॉर्म है, कौन से फॉर्म भरने की ज़रूरत है, कितना टाइम लगता है, और क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की बात करें तो 2-3 मल्टीपल या जॉइंट होल्डर भी होते हैं, सिंगल होल्डर भी होता है, तो अगर उसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं। थोड़ा मैं आपसे समझूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन ज़रूरी है। कुछ जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं उसमें ये भी होता है कि क्या किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाया जा सकता है, और अगर नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो उस केस में जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं? नाबालिग के पास जो वो प्रॉपर्टी है, रकम है, वो कब जाती है और तब तक उसका रखवाला कौन होता है? नाबालिग को नॉमिनी बनाया जा सकता है, और काफी सारे लोग बनाते हैं, बट उसमें एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गार्जियन, फॉर एग्जांपल जैसे हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट की और नॉमिनी बना दिया बच्चों को, लेकिन मदर गार्जियन बन सकती है। जब तक बच्चे 18 वर्ष की आयु नहीं हो जाती, कस्टोडियन ऑफ दैट मनी इज मदर, लेकिन वो उस पैसे का को यूज नहीं कर सकते। वो पैसा उन बच्चों को जाएगा 18 साल के बाद में। जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उनका केवाईसी करवाना पड़ता है। केवाईसी में उनका पैन कार्ड होना चाहिए, बच्चों के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका आधार कार्ड या पासपोर्ट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में वो पैसा बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। देन गार्जियन कैन ट्रांसफर दैट मनी टू द किड्स जब वो बालिग हो जाते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉइंट होल्डिंग में थे। जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल विकास ये भी आपसे कि अगर नॉमिनी जिसको नियुक्त किया गया है वो ही उसी की पहले मृत्यु हो जाए, क्योंकि हर एक सिनारियो है जो होता है किसी एक प्रॉपर एक सिचुएशन में अगर होता है, हर एक परिस्थिति हमारे सामने है, नॉमिनी अगर नहीं रहे तो उस केस में उसमें उतना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगेन एग्जांपल देते हैं कि एक कोई यंग व्यक्ति है जो जॉब करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करता है, तो जनरली वो अगर अनमैरिड है तो वो अपने मदर या फादर को नॉमिनी बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मदर या फादर की डेथ हो जाती है तो बाय द टाइम अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, तो वो वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं। या शादी नहीं हुई है तो ब्रदर को, सिस्टर को, या मदर है तो उनको। तो अगेन ब्लड रिलेशन में नॉमिनेशन करना जरूरी है। और ऐसे केस में क्योंकि इन्वेस्टर खुद अभी जिंदा है या मतलब वो इन्वेस्टमेंट उनकी वहां पे लाइव है, तो इसलिए नॉमिनी अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनेशन चेंज करना उतना मुश्किल नहीं है। उसमें पेपर वर्क कोई ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म होता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरिए और म्यूचुअल फंड वाले के पास में जमा करके साथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है जिस नॉमिनी की डेथ हो गई है वो देके और न्यू नॉमिनी का नाम लिख के और उनका अधिक से अधिक अगर जरूरत होगी तो एक पैन कार्ड की कॉपी लगा के वो दी जा सकती है। उसमें इतना लंबा कुछ पेपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। बिल्कुल 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 विकास, इसका मतलब इससे ये बात समझ में आती है कि नॉमिनी जो है वो कितनी भी बार आप नॉमिनी के नाम बदल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी, उसके बारे में समझेंगे, जो थोड़ा बहुत चर्चा हमने विकास से की, और क्लेम करने का तरीका क्या है ये भी जानेंगे हम थोड़ी देर में। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए मनी गुरु। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम समझ रहे हैं, विकास पुरी आज हमारे साथ है, उनसे जान रहे हैं इन तमाम बारीकियों को। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम आपने कुछ बताए, थोड़ा समझना और ज़रूरी है। एक से ज़्यादा नॉमिनी
म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और जिसे नॉमिनी बनाना है, किसे बनाना है, उसके लिए कैसे कौन से फॉर्म भरने की ज़रूरत है, और साथ ही जो आप बता रहे थे कि सिंगल अगर होल्डर है या जॉइंट होल्डर है, उन केसेस में क्या होता है नॉमिनेशन प्रक्रिया में, ये ज़रा समझाइए। जी। सो नॉमिनेशन एक से अधिक भी कर सकते हैं, 2 या 3 नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, और उसमें फिर ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे जो एसेट्स हैं या वैल्यू जो उसकी होगी वो किस प्रोपोर्शन में उनको जाएगी, 30-30-40 या 33-33% यूँ करके उसको पूरा 100 किया जाता है। और नॉमिनेशन चेंज भी की जा सकती है। यदि 3 नॉमिनी है, आप बाद में उसको सिर्फ एक को देना चाहते हैं, तो आप खुद से नॉमिनेशन फॉर्म रिवाइज भर के आप जमा कर सकते हैं और नॉमिनेशन पैटर्न चेंज कर सकते हैं। सो वो बहुत सिंपल है। एज फार एज होल्डिंग इज कंसर्न, अगेन 3 होल्डर होते हैं यूनिट होल्डर, जैसे होल्डर नंबर 1, 2 एंड 3। और उसमें ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन जो होता है, वो उसमें ये है कि उन तीनों में से कोई भी सर्वाइविंग मेंबर जो है वो फ्यूचर में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ स्विच करना है, रिडेम्पशन करना है या एडिशनल परचेज करना है, तो वो किया जा सकता है। बट हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट जॉइंट होल्डिंग में रहिए, मतलब एटलीस्ट 2 होल्डर रहिए। सिंगल होल्डिंग जितना कम हो उतना अच्छा है, बिकॉज जॉइंट होल्डिंग में जरूरी नहीं है किसी की मृत्यु, मतलब कोई ट्रैवल कर रहे हैं अगर जॉब के सिलसिले में या किसी वजह से कोई नहीं है सिटी में, और दूसरे एकदम से पैसे की जरूरत है, तो दूसरा होल्डर उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए जॉइंट होल्डिंग विद ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन along with nominee is the best combination, तो वो कर सकते हैं। So single holder with nominee, joint holder with nominee, 3 holders with nominee, ये तीनों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप कोई से भी पैटर्न में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, विकास, बात बताइए, जैसे कई लोग हैं जिन्होंने शायद नॉमिनेशन नहीं किया होगा अपने म्यूचुअल फंड में, अभी मौजूदा उनका निवेश चल रहा है, अब उनको लगा कि नहीं, नॉमिनेशन करना तो बेहद ज़रूरी है, नॉमिनी बनाना ज़रूरी है, तो वो अपने मौजूदा निवेश में भी अभी नॉमिनी बना सकते हैं, उसका भी तरीका आसान है उनके लिए? नॉमिनेशन अपॉइंट कभी भी किया जा सकता है। एक सिंपल फॉर्म होता है, वो भर के नॉमिनी का नाम और उसका डिटेल्स देके, और जैसे ही सबमिट करेंगे, इनफैक्ट अब तो ऑनलाइन भी हो गया, बट नॉमिनेशन कभी भी किया जा सकता है। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नॉमिनी नहीं किया, आप नहीं ऐड कर सकते। इट कैन बी एडिड एनी टाइम। कभी भी, मतलब अभी भी आप नॉमिनी का ब्यौरा भरकर अपने जो म्यूचुअल फंड कंपनी है एएमसी को जाकर दे दें, और उस नॉमिनी को भी कभी भी बदल सकते हैं। क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है? आपने फॉर्म बताए थे कि हाँ, फॉर्म भरे जा सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म हैं जिनको भरना ज़रूरी है? क्योंकि जब नॉमिनेशन या जब क्लेम करने की बारी आती है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आ जाता है। ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन भी किया जा सकता है क्या, ये भी बताइए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग सिनारियों के हिसाब से भी बताइएगा विकास। सिंगल यूनिट है अगर, या अगर 2 होल्डर हैं, उसमें किसी एक की मृत्यु हो जाती है, दोनों होल्डर की मृत्यु हो जाती है, इन सब सिनारियोज में। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या क्लेम करने का है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो आपको पेपर वर्क के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दूसरा, 3 सिनेरियोज हम लेते हैं कि फर्स्ट होल्डर है, और फर्स्ट होल्डर और एक नॉमिनी है, जॉइंट होल्डिंग नहीं है, सिर्फ फर्स्ट होल्डर नॉमिनी। फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ट्रांसमिशन फॉर्म नंबर 3 यूज में आता है। आगे उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी वो मैं कॉमन होता है तो इसलिए वो मैं बता दूंगा। और यदि फर्स्ट होल्डर है, सेकंड होल्डर है और नॉमिनी है, और फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो यूनिट्स फॉर्म T2 और सेकंड होल्डर का बैंक अकाउंट का डिटेल्स और उनका केवाईसी, क्योंकि वो सेकंड होल्डर है तो केवाईसी उनका ऑलरेडी होगा, तो केवल उनका डेथ सर्टिफिकेट फर्स्ट होल्डर का, और T2 फॉर्म जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन फॉर्म, वो और पैन कार्ड की कॉपी आप लगा के देंगे तो फर्स्ट होल्डर का नाम इरेज हो जाता है और यूनिट सेकंड होल्डर को ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो अब सोल होल्डर बन जाएंगे और नॉमिनी एज इट इज रहेगा। थर्ड होल्डर हो गया कि जिसमें फर्स्ट होल्डर अभी भी अलाइव है और सेकंड होल्डर या थर्ड होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसमें T1 फॉर्म की जरूरत पड़ती है। सो फॉर्म T1, T2, T3 करके इनको बोलते हैं, ये फॉर्म्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सबके दरमियान कॉमन सा रहेगा, जैसे डेथ सर्टिफिकेट किसी नोटराइज्ड ऑफिसर से टेस्ट किया हुआ, वो सब बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जो नॉमिनी है उनकी केवाईसी बहुत जरूरी है। जैसे केवाईसी का मतलब
पैन कार्ड, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स होना ज़रूरी है और यदि 2 लाख के नीचे का कोई क्लेम है तो वो एक बैंक मैनेजर से अटेस्ट करके दे सकते हैं। बट अगर अमाउंट 2 लाख के ऊपर है तो किसी भी नोटराइज्ड ऑफिसर से साइन करवा के वो डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। ये थोड़ा सा ईज़ी है बट ओनली इन केस कि जहाँ पे एक अकेले होल्डर थे या 2 होल्डर थे और दोनों की मृत्यु हो गई और नॉमिनेशन कोई नहीं है। उस केस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बिकॉज़ उस केस में जो क्लेमेंट है उनको अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उनके पास में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव करे कि वो उनके रिलेशन है या रिलेशन में है और उसके बाद में एफिडेविट बनवाना पड़ता है एक और इंडेमनिटी बॉन्ड। इनके जनरली लैंग्वेज अगर आप जाएँगे तो किसी भी लोकल कोर्ट में या नोटरी ऑफिस में जाएँगे तो वहाँ पे वो मिल जाते हैं। बट प्रोसेस बहुत लंबा है, स्पेशली उस केस में जहाँ पे कोई भी होल्डर नहीं बचा और सिर्फ और नॉमिनेशन भी नहीं है और क्लेमेंट जो है वो जाके ये बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे नज़दीकी फैमिली मेंबर की थी या रिलेटिव की थी, तो अब हम इसके हकदार हैं। उसको प्रूव करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस स्वाति केवल 5 से 6 महीने तक चलता है। तो इसलिए अभी भी ये मतलब जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या किए हैं, उनको ये देख लेना चाहिए कि नॉमिनेशन उन्होंने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो तुरंत आज ये प्रोग्राम को सुने और कल सुबह जाके नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दें। बिल्कुल। एक बात समझना चाहते हैं क्योंकि आपने खुद कहा कि आपके कई ऐसे जानकार हैं, क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आपको ऐसे पेपर वर्क अनफॉर्चुनेटली करने पड़े हैं कि उनके नॉमिनीज़ को जो यूनिट ट्रांसफ़र करने की नौबत आई है, स्पेशली सेकेंड वेव पर। ये पूरे ट्रांसफ़र प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? कितना टाइम टेकिंग है ये? यदि नॉमिनेशन है, यदि नॉमिनी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनके पास में बैंक अकाउंट है, तो बहुत हद तक 5 to 6 वर्किंग डेज या 7 to 8 वर्किंग डेज में ये प्रोसेस हो जाता है बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट और ट्रांसमिशन फॉर्म जमा करके आप अपने एडवाइजर के थ्रू या डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड हाउस में अगर आप सबमिट करते हैं तो 7 से 8 दिन के अंदर वो यूनिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं 7 to 8 वर्किंग डेज में। क्योंकि कोविड है तो थोड़ा समय 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 7 से 8 दिन में प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। 7 से 8 दिन का समय यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। शो के अंत में बहुत ही आसान भाषा में आपसे समझना विकास मैं चाहती हूँ कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, बाकी भी जैसे बाकी जो हमारे ट्रांजैक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट्स होते हैं, इनफैक्ट डीमैट अकाउंट है, उसमें भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है नॉमिनेशन की और क्लेम की? जी, लगभग प्रोसेस सबका सेम रहेगा, सिर्फ ट्रांसमिशन फॉर्म का थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर नीचे हो सकता है म्यूचुअल फंड के ट्रांसमिशन फॉर्म में और डीमैट वाले के ट्रांसमिशन फॉर्म में, बट बेसिक डिटेल सबकी सेम रहती हैं। और ये बहुत जरूरी है कि चाहे वो डीमैट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो, नॉमिनेशन जरूर करके रखें और हो सके तो एटलीस्ट 2 होल्डर रहें यूनिट होल्डर्स, तो ज्यादा बेहतर रहता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है और स्वाति एक लास्ट में एक चेकलिस्ट बोलूंगा। चेकलिस्ट में सभी इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए कि उनका नाम पैन कार्ड के हिसाब से रजिस्टर्ड है अपनी इन्वेस्टमेंट में, उनका केवाईसी प्रॉपर है, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपर लिखा हुआ है, नहीं है तो उसको आप अपडेट करवा दीजिए। नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यदि आप खुद से मैनेज कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, जरूर करिए, लेकिन कुछ किसी एडवाइजर को एंगेज करके रखें, भले ही उसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू करिए और उसके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर शेयर करके रखिए ताकि किसी एक व्यक्ति को पता हो कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ की हैं और किस तरीके से की हैं, और यदि उसमें कोई चूक रह गई हो तो वो एडवाइजर आपकी हेल्प कर सके, स्पेशली इस टफ टाइम में। बिल्कुल, एक तो जानकारी होना ज़रूरी है किसी एक करीबी को, आपके किसी भी निवेश की। नॉमिनी अगर आपने बनाया है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को तो जानकारी होनी ही चाहिए और टाइम टू टाइम आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते रहना चाहिए जब भी कोई बदलाव आता है आपकी किसी भी ज़रूरी नंबर में या कुछ तमाम डिटेल्स। बहुत शुक्रिया विकास, नॉमिनी और नॉमिनेशंस के बारे में हमारे साथ ये पूरी ज़रूरी बातें साझा करने के लिए, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ज़रूरी क्यों है, इस पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।